Hello Saurabh, how are you? Fine, sir. How are you, sir? I'm also good. So, before we start this interview session, let me recite Yes, something to you. First is my yes, name is Bharat Bhushan Asthana, and along with me, Sunil Banduni sir will be taking your mock interview for the yes, CAP 2025. And this yes, interview we are conducting on the platform of BWise IAS. Okay, yes, you are a member yes, of this group. Now we yes, sir. are going to conduct your mock interview, and in this interview, this is by and large a conversation. And in Yes, this conversation, we are not going to ask you any embarrassing question. We are not going to ask you very personal, detailed questions. We are not going to yes, ask any question which might yes, lead you in any future controversy. Okay. Our yes, question sir. will be related to basically your educational background, little bit of your personal life, why you want to be a part of CAPF, as also Yes, socio-economic condition of India and the world, as also internal security of India and the basics of international relations. Nothing else we are going to ask. So be calm. Only thing that we expect from you is that yes, you are honest and you are yes, confident, and थोड़ा बहुत अगर नर्वस होगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा yes, उससे, ठीक है? सो जस्ट yes, ओके. सो yes, sir. विल Thank you, sir. स्टार्ट द इंटरव्यू. प्लीज Yes, इंट्रोड्यूस टू द बोर्ड. सर मैं स्पीक इन हिंदी, सर. यस यस यस. हाँ, सर मेरा नाम सौरभ बागरी है. मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से प्राप्त की है. मैं मध्य प्रदेश में सतना जिले का निवासी हूँ. मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी कानपुर से किया है. उसके पश्चात मैंने लगभग 14 महीने तक एक केमिकल इंडस्ट्री में काम किया है. मेरी हॉबी में मुझे आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना और फिट रहना पसंद है. मेरी माँ एक एएनएम के पद पर कार्यरत है और मेरे पिताजी एक किसान हैं. हम्म. ओके. आपकी हॉबीज? हॉबी, सर, प्लेइंग आउटडोर स्पोर्ट्स, सर, और फिट रहना, हेल्दी रहना. फिट रहना, हेल्दी रहना. ठीक है, तो फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? सर डेली बेसिस पे मैं 30 to 45 मिनट एक्सरसाइज डेली करता हूँ. हम्म. और 15 मिनट का मेडिटेशन डेली करता हूँ. और हम्म. उसके साथ हेल्दी फूड हैबिट्स है मेरी, हम्म. तो वो मैं फॉलो करता हूँ, सर. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने केमिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन किया है. जी, सर. कैन यू टेल मी हाउ कैन योर नॉलेज ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट? जी, सर. सर अगर कभी भी हमारा केमिकल थ्रेट या केमिकल वॉरफेयर से ऐसे टाइप थ्रेट से सामना होता है, तो उसमें थ्रेट को रिकॉग्नाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में, उसको मिटिगेट करने में, न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर सकती है हम्म. केमिकल इंजीनियरिंग. हम्म. दूसरा, कि किसी भी जगह पर अगर डिजास्टर हो गई है तो उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने में हेल्प कर सकती है. भोपाल गैस ट्रेजेडी में केमिकल इंजीनियर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था? सॉरी सर, आवाज, सॉरी सर. भोपाल गैस ट्रेजेडी आप जानते हैं? जी, सर. तो उसमें केमिकल इंजीनियर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था? सर इस बारे में जानकारी नहीं, माफ कीजिएगा, जानकारी नहीं. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, आपका जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो केमिकल इंजीनियरिंग में कुछ एक मॉड्यूल आता है जहाँ पे दे आर टीचिंग यू अबाउट एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन इट्स इंडस्ट्रियल फील्ड एज ऑल्सो डिजास्टर मैनेजमेंट और हाउ इट कैन सर्व द सोसाइटी एट रिस्क एटसेट्रा. जी, सर. आता है सब कुछ? व्हाट डू लर्न फ्रॉम देयर? स्पेशली डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड थिंग नहीं आती, स्पेशली कोर्स नहीं है ऐसा कोई. हम्म. लेकिन हाँ, काफी कोर्सेज में ऐसे बताया जाता है कि कैसे हम कर सकते हैं. अच्छा, तो क्या लर्निंग है वहां से, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा इलाबोरेट करेंगे? सर जितनी मेरी समझ है कि हर प्रोसेस में, हर इंडस्ट्री में एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई जाती है मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को ध्यान में लेके. हम्म. और उसको बहुत सेफ्टी के साथ बनाया जा सकता है. तो अगर हम इस एसओपी को फॉलो करते हैं प्रोसेस में, जब प्लांट में चल रही होती है, तो हम्म. बहुत ही रेयर चांस होता है कि कुछ भी इंसिडेंट होगा. हम्म. ज्यादातर इंसिडेंट तभी देखे गए हैं जब उस एसओपी को बाईपास किया जाता है. हम्म. तो इसको, एसओपी को फिक्स करना होगा कि हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना है, थंब रूल बनाना पड़ेगा. अच्छा ठीक है, आपने केमिकल इंजीनियरिंग के टाइम पर मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स का नाम सुना है? मटेरियल सॉरी सेफ्टी, सर, अभी याद नहीं. मटेरियल, अच्छा. अभी अच्छा अभी ठीक है. याद नहीं आ पा रहा ठीक है. है ठीक है. अच्छा, हजमत एक टर्म होता है, केमिकल इंजीनियरिंग में आता है, इसका मतलब सुना है, जानते हैं आप? हजमत, HAZMAT. सॉरी सर.
ठीक है, जानकारी इसके नहीं बारे है। में, इसके मटेरियल शिफ्ट सेफ्टी डेटा शीट के बारे में, हजमत के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, मे बी दे कैन आस्क द क्वेश्चन। ठीक है। जी सर, तो ओके। मुझे एक बात बताइए, थैंक यू। केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जो प्लेसमेंट्स होते हैं, या फिर कहीं पे जॉब लगेगा आपका, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो किस नेचर के जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स आपके लिए ओपन रहते हैं? आपके कॉलेज में किस तरह की प्लेसमेंट की कंपनीज आया करती थी? सर, कोर सेक्टर्स जैसे केमिकल सेक्टर में कोर सेक्टर होते हैं, तो उसमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, हम्म। फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, हम्म। केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। हम्म। तो इनकी प्लेसमेंट्स आती हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं। हम्म। और पीएसयूज का भी ऑप्शंस होता है, आप पीएसयूज में भी हम्म। ऑप्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए गेट देना इंपॉर्टेंट होता है, गेट का स्कोर भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्राइवेट सेक्टर तो आई थी आपकी कंपनीज में, आपके कॉलेज में? जी सर, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी आती है, जैसे RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हम्म। आरती तो इंडस्ट्रीज। आपने प्लेसमेंट नहीं लिया क्योंकि आपको ये CAPF एंड बाकी सर्विसेज में जाना था? नहीं सर, मैं प्लेसमेंट में बैठा था और मैं जॉब भी किया हूँ अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए लगभग कि एक साल। मैं आपके मार्क्स देख रहा हूँ, तो 10th में, 12th में एंड देन ग्रेजुएशन में, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, आपके जी मार्क्स सर। लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं, ऐसा क्यों? अ, इसका सर रीज़न मैं ये कह सकता हूँ कि जब JEE तक के टाइम तक मैं थोड़ा स्पोर्ट्स को कम ध्यान देता था, पढ़ाई ज़्यादा करता था, लेकिन एक बार कॉलेज जाने के बाद तो थोड़ा स्पोर्ट्स साइड भी मेरा ज़्यादा ध्यान रहने लगा था, मैं कैप्टन था। तो हम्म। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत हुई थी। तो हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर में ही, फर्स्ट ईयर में ही थोड़ा मार्क्स ज़्यादा ही कम हो गए थे, तो हम्म। लास्ट ईयर तक कवर करते करते थोड़ा हम्म। सही कर पाया मैं, लेकिन उतना सही नहीं कर पाया। ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर स्पोर्ट्स चल रहा है और एजुकेशन चल रहा है, एकेडमिक एस्पेक्ट है, दोनों चीजों को बैलेंस करने में इन जनरल डिफिकल्टी आता है, और अगर डिफिकल्टी आ रहा है तो उसको किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? सर, ये बात बिल्कुल सही है कि डिफिकल्टी आती है, लेकिन ज, अगर आप सीनियर से हेल्प लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस से पता करते हैं कि उन्होंने कैसे मैनेज किया, तो मैनेज हो जाता है। जैसे कि मैंने भी मैनेज किया था, फर्स्ट फर्स्ट ईयर के बाद मैंने भी मैनेज कर लिया था दोनों को। हम्म। तो मैनेज हो जाता है। और डिफिकल्टी आए तो आप किसको चूज करना चाहिए, मैं इस पे यही सुझाव दूंगा कि अपने अंतर्मन से पूछना चाहिए कि आप ज्यादा बेहतर और ज्यादा एबव एवरेज कहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम IIT कर रहे होते हैं, लेकिन वो सोशल प्रेशर के कारण कर रहे होते हैं, कि सोशल फैक्टर आपको पुश कर रहा होता है, तो आप करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक थंब रूल है कि हमें इसे ही चूज करना चाहिए। आप अपने से खुद से पूछिए कि आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे, कहाँ बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते ठीक है, आपने अपने डेस्क में लिख रखा है कि योर मदर इज ANM। हैं। जी सर। तो ANM, आशा वर्कर, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? सर, ANM। आंगनवाड़ी, 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 ANM एंड आशा वर्कर, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? जी सर, जैसा कि हमारा हेल्थ सेक्टर तीन 3 टायर्स में काम करता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो ग्राउंड लेवल का होता है। तो हम्म। वहाँ पे सब यूनिट, सब हेल्थ सेंटर आते हैं। तो जो सब हेल्थ हम्म। सेंटर के मेन हेड होती हैं, वो ANM होती है, जिनके हम्म। अंडर अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 गांव गांव होते हैं, जो वहाँ की पूरी मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, डाटा कलेक्शन, इन सब का काम मेन हेड के रूप में वो रहती है। हम्म। अब आशा दीदी जो होती हैं, वो हर एक गांव की एक एक होती हैं। तो ANM उनके नीचे आशा दीदी काम करती हैं, जो हर एक गांव की एक एक होती हैं। और आंगनवाड़ी थोड़ा हेल्थ से थोड़ा सा और एजुकेशन का मिक्सअप है, जहाँ पे छोटे बच्चों को पोषण युक्त खाना और इनिशियल स्टेज पर पढ़ाई की कराई जाती है आंगनवाड़ी में। अच्छा, कौन सी चीज किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? जी सर। कौन सी चीज जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? आशा है, ANM एंड आंगनवाड़ी है, तो मिनिस्ट्री का डिफरेंस क्या है इसके अंदर? जी सर, ANM और आशा तो फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्रीज में आती हैं। आंगनवाड़ी का सर मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। वो भी। मैं अच्छा, श्योर नहीं है। श्योर नहीं हूँ सर, मैं इस बारे में, मुझे इस ठीक है। बात में डाउट है आंगनबाड़ी में। ठीक है, आंगनबाड़ी में डाउट है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि इंडिया के टॉप 5 इंटरनल सिक्योरिटी की चैलेंजेस क्या हैं इस समय? सर, टॉप 5 चैलेंजेस अगर अभी मैं जो सोच पा रहा हूँ, एक है नक्सलिज्म, जो हमने टारगेट किया है कि 31 मार्च
2026 तक खत्म करना है। हम्म। दूसरा है कम्युनल वायलेंस। हम्म। और तीसरा है मिस इन्फॉर्मेशन। हम्म। और चौथा मैं कहना चाहूँगा साइबर अटैक्स को। हम्म। और पांचवा सर मैं पोलराइजेशन अमंग्स यूथ कहना चाहूँगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में ये हम्म। प्रॉब्लम देखी। अच्छा, कल रात को जो इंसिडेंट हुआ, कल शाम को जो इंसिडेंट हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जी सर। तो आप कहीं पर भी न्यूज़पेपर देखते हैं, मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, या फिर अगर जी सर। यूथ में बात करेंगे, फैमिलीज में, चौराहे पे जी जो सर। डिस्कशन हो रहा है, तो सारा का सारा जी सर। डिस्कशन जो है जम्मू एंड कश्मीर का इवेंट है। इवन ये जी सर। जो इवेंट है ये ग्लोबल इवेंट बन गया है आज की तारीख में। ठीक जी है, सर। दिस इज वन थिंग, करंट अफेयर का पार्ट है। दूसरी तरफ एलडब्ल्यू ही है हमारा, ठीक है, एलडब्ल्यू ही है, उसका एक सीमित दायरा है, फैल रहा है, कम हो रहा है, गवर्नमेंट का एक्शन है, ठीक है, जी बहुत सर। गहरा है वो भी। तो when it comes to जी सर। LWE and when it comes to the incident that happened yesterday in Jammu and जी Kashmir, सर। ठीक है, जी सर। पहलगाम में, तो अब इसके बारे में आप किसको ऊपर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे, सरकार का जो प्रायोरिटी का एक्शन होना चाहिए वो किस तरफ होना चाहिए, एलडब्ल्यू को लेकर के, कि ये जो इंसिडेंट कल वाला हुआ है वहां पर। सर मेरी समझ के अनुसार हम किसी को कम या ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। हर थ्रेट बराबर ही होता है, क्योंकि एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, एलडब्ल्यू की बात की जाए मेजर थ्रेट है, जो कि अपने ही देश के ऐसे यूथ होते हैं जिनको ब्रेन वॉश किया जाता है, तो वो एक थ्रेट है। और जो अगर जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो एक मिलिटेंट थ्रेट है, जो कि बाहर के स्टेट एक्टर्स उस पर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी एक बड़ा थ्रेट है। तो सर मैं दोनों को बराबर ही रखूंगा, दोनों को ही बराबर अहमियत देना चाहूंगा, और दोनों से हमें सामना करना होगा। ठीक है, ओके, समझ गया, बैलेंस्ड तरीका रहेगा आपका काम करने का। मुझे ये जी बात सर। बताइए कि आपने सीआईएसएफ को प्रेफरेंस दिया है एंड सीआरपीएफ जो है आपका एक लास्ट ऑप्शन है, तो आई विल जी नॉट सर। गो इनटू कि आपको सीआईएसएफ पसंद है चाहे सीआरपीएफ क्यों क्यों नहीं पसंद, आई विल नॉट गो इनटू दैट। बट अभी तक हमने जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं ना, मोर देन 95% ऑफ द एस्पायरेंट्स दे आर ऑप्टिंग सीआईएसएफ, ठीक है, एंड जी सर। सीआरपीएफ को या फिर एसएसपी को या फिर किसी भी सीमा बल को वो आखिरी में रख रहे हैं, ठीक है। जी सर। तो मुझे स्पेसिफिकली ये जानना है कि जो यूथ है, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, उनका रुझान सीआईएसएफ की तरफ ही क्यों है। सर इसमें मेरा ये मत है कि सभी इंडिविजुअल अलग 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 हैं, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी भरते समय अलग अलग सोच रखी होगी सभी एक। तो मैं बाकियों का तो नहीं बता सकता कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, लेकिन सर मैं अगर अपने लेवल पे बताऊं जिस तरीके से मैं सोचा, तो मैंने सीएसएफ को इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखी, क्योंकि इसमें कंपेरेटिवली ये डाइवर्स डोमेन में काम करती है, चाहे वो फिर ज्योग्राफिकली हो ये एक जम्मू बात कश्मीर से बताइए, मैं समझ गया आपके जवाब को, मुझे एक बात बताइए कि मान के चलिए कि आपको 10 साल हो गए हैं सर्विसेज में, ठीक है, आप एक सीनियर जी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जी सर। अब आपके सामने एक रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पायरेंट जिन्होंने भी ये फॉर्म फिल किया है, उसमें से अगर 1,000 लोगों ने फॉर्म फिल करा है तो 700 लोग सीआईएसएफ को कर रहे हैं एंड 300 लोग सीआरपीएफ या किसी और चीज को मिला के कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। अब आप इस चीज को किस तरीके से टैकल करेंगे, किस तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इसको लेकर के क्या आप कुछ एक्शन लेंगे कि यूथ जो है वो सीआईएसएफ की तरफ ही जा रहा है। इससे हमें एक हिंट मिलता है कि बाकी सर्विसेज में या तो वो बेनिफिट्स नहीं है, चाहे यूथ में भी कहीं ना कहीं अर्बन कल्चर या फिर जो एक सिक्योर जॉब माना जाता है सीआईएसएफ, उस तरफ से उसका रुझान है, रिस्क टेकिंग कम है उसके अंदर। आप अज्यूम करिए कि आपको 10 साल हो चुके हैं सर्विसेज में। जी सर। सर इसको मैं इस तरीके से टैकल करने की कोशिश करूंगा कि मैं रूट कॉज फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मैं एक जैसे फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म में किसी तरीके से मैं डाटा सर्वे कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा एस्पिरेंट्स के बीच। वो किसी के माध्यम से भी हो सकता है, गूगल फॉर्म के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम, कैसे भी उनकी मैं रीजन जान पाऊंगा कि वो क्यों सीएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं। उसके लिए उनका कुछ भी रीजन हो सकता है, तो मैं सबसे पहले रूट कॉज जानने की कोशिश करूंगा। देन अगर उनके रूट कॉज में जो भी प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी, चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फैसिलिटीज से रिलेटेड हो, चाहे डेंजर से रिलेटेड हो, तो उसमें जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम रहेगी उसमें मैं काम करने की कोशिश करूंगा, उसमें सजेशन देने की कोशिश करूंगा अपने सीनियर्स को कि ये किया जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि ज्यादातर यूथ लोग जो मेरिटोरियस हैं, पीपल हु आर कमिंग टू द लेवल ऑफ इंटरव्यू, जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा, रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करा, हेल्थ के चैलेंजेस जी को क्वालिफाई करा, उसके बाद वो लोग यस। इंटरव्यू के लेवल पे आ रहे हैं,
तो आप जो लोग हैं, आप सब लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, और इंटेलिजेंट जी लोग सर। ज्यादातर टाइम अगर सीआईएसएफ की तरफ ही जा रहा है, उनका सिलेक्शन भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी सर्विसेज है वहां पर लेस मेरिटोरियस लोग जा रहे हैं, और वहां पे उन सर्विसेज के जो आउटकम्स है उसके ऊपर असर पड़ेगा। सर इसमें थोड़ा मेरा डिफरेंट मत है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग इसी ऐसा, कुछ टॉप रैंक वाले भी सीआरपीएफ जैसे फोर्सेस को ऑप्ट करते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि 100 में से 80 लोग यही चीज ऑप्ट कर रहे हैं, और जो बाकी 20 लोग हैं उसमें से 5 सीआरपीएफ, 2 एसएसबी, 2 कुछ और, 3 कुछ और, ऐसे हो रहा है। ये चीज है। जी सर। तो एक तरफ तो जी सर। 80 लोग वहां पर जा रहे हैं, 80/2, 80/3, 80/5 चल रहा है। तो जो जी सर। मैक्सिमम जो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, जो आप लोगों के एज कैटेगरी में हैं, जिन्होंने इंटरव्यू के लेवल तक पहुंचे हैं, वो सब लोग सीआईएसएफ की तरफ जा रहे हैं। जी सर, इस बात से मैं सहमत रखता हूँ, लेकिन हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे थोड़ा प्लस माइनस ज्यादा हो उनका, मैं मान सकता हूँ। लेकिन सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे ही बेहतर होना फोर्सेस के लिए उपयोगी नहीं है। उसके लिए आपको फिजिकली भी टॉप परफॉर्मर होना चाहिए। आप ईक्यू आपका अच्छा होना चाहिए। तो सिर्फ बुकेस नॉलेज या उस पर टॉप कर देने से मैं नहीं मानता कि सब मेरिट उधर चली जाएगी। तो ऐसा मेरा इसमें मत ऐसा है। ठीक है सौरभ, मेरी तरफ से आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। अब सुनील सर आपसे सवाल पूछेंगे। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सौरभ, हेलो सर। एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग। यस सर, आई एम ऑडिबल सर। ठीक है, हाँ, यू आर ऑडिबल सौरभ। यस सर। आपने सौरभ काफी कुछ लिखा है अपने जो आपने हॉबीज में लिखा है। इसमें जी आपने एक सर। चीज लिखा है, ग्रोइंग टुगेदर टुगेदर मेक्स मी हैप्पी। इसका क्या मतलब है? सर इससे मेरी ये समझ है कि आप कोई भी जर्नी में जो भी चैलेंजेस हैं, आप उनमें अपने ग्रुप के साथ शेयर करिए। चैलेंजेस में एक दूसरे का साथ दीजिए। एक छोटी छोटी अगर सक्सेस होती है तो उसमें सेलिब्रेट करिए। मतलब एक दूसरे से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये है मेरा मतलब सर। इसमें यहाँ लिखा हुआ था कि अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। तो यस यहाँ पे शायद एक्टिविटीज आपको लिखनी थी, तो आपने जो है एक लिखा हुआ है, लव लव लिविंग लाइफ विद पर्पस। जी सर। ये जी सर। आपका इंटरेस्ट या एक्टिविटी कैसे हो सकता है? सर सर जितना मैं समझ पाया था एक्टिविटी तो उस, नहीं है, ये तो आपका जीवन का फिलॉसफी हुआ ना, लव लिविंग लाइफ विद पर्पस। जी सर। सर इससे मैं ये समझ पाया था जो उसमें हाँ पूछा सर, गया था, बोलिए। हॉबीज। यस सर। उस मैं जो इस बात से समझ पाया था कि ये हमसे पूछना चाह रहा है कि आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट क्या है। तो इंटरेस्ट आपके कि आपको क्या पसंद है, तो सर मैंने उस हिसाब से इसको डिस्फर किया था कि आपको जनरल लाइफ में क्या पसंद है करना। तो उस हिसाब से मैं समझा था। हो सकता है सर मैं गलत हूँ, उसके लिए माफी। नहीं, सौरभ, अभी आप गलत नहीं हो, लेकिन आप इसका एग्जाम्पल या एक एक्टिविटी जिसके साथ एसोसिएटेड करके ले जाइएगा जब इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू में आ जाइएगा तो। ठीक है। जी सर। इस उसके अलावा आपने लिखा कि आप कैप्टन थे आईआईटी कानपुर बास्केटबॉल टीम के। जी सर। ऐसा क्या कारण है कि इंडियन बास्केटबॉल टीम उतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी कि हॉकी या फिर कबड्डी भी हो गई है, या फिर क्रिकेट तो है? ऐसा क्या कारण है कि बास्केटबॉल टीम जो है लोकप्रिय नहीं हो पा रही है और इतनी अच्छी नहीं कर पा रही है? सर इसका इसके कई रीजंस हैं। अगर मैं पहला रीजन दूं तो क्रिकेट का काफी ज्यादा डोमिनेंस है। एक, एक क्रिकेट पे बहुत ज्यादा फोकस है। तो इस वजह से बाकी गेम्स थोड़ा सबसाइड कर जाते हैं। दूसरा मैं बोलूंगा मीडिया कवरेज कम होता है। क्रिकेट के इवन डोमेस्टिक गेम्स भी दिखाए जाते हैं, लेकिन बाकी स्पोर्ट जैसे बास्केटबॉल का कोई मेजर इवेंट भी नहीं दिखाया जाता है। तीसरा मैं कहूँगा सर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो उतना बेहतर परफॉर्मर नहीं बन पाते हैं। और चौथा अगर सर मैं कहूँ तो इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा हम कम सक्सेसफुल हो पाए हैं, तो इससे पब्लिक का जो है वो इंटरेस्ट अभी नहीं आ पाया है इस गेम्स की तरफ। जैसे कि क्रिकेट में आया, हम 1983 का वर्ल्ड कप जीते तो ज़्यादा पब्लिक उस साइड फोकस की। और सर अगर मैं पांचवा सोच पा रहा हूँ तो मैं रोल मॉडल्स की कमी को बोलूंगा सर, कि इसमें रोल मॉडल थोड़े हमें नहीं दिखते हैं, तो उससे। हम्म
उसके अलावा इसमें कोई बास्केटबॉल में कोई सुपर लीग या आईपीएल जैसी कोई लीग है क्या? ये सर एक लीग होती है, इलीट प्रो बास्केटबॉल लीग करके है। इसमें होती है एक लीग अपने इंटर मतलब देश के अंदर ही टीम बना के। सर आपकी आवाज़ सर तो नहीं आ रही। ठीक है सौरभ। सौरभ, आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा सर कट एम कट कर आ ऑडिबल? रही है। हाँ सर, अब आ रही है सर। हाँ सौरभ, आपकी आवाज भी बीच बीच में कट के आ रही है। मैं बोल रहा था जो उद्घोष 2019 में, जी उसमें क्या सर। चैलेंजेस रहे थे आपके पास, और क्या कैसे आप उसने ओवरकम किया था आपने? यस सर। सर उद्घोष एक स्पोर्ट्स इवेंट है आरटी कानपुर का। तो इसमें सर मेजर चैलेंज ये था कि जो हमारी बास्केटबॉल इंस्टीट्यूट की टीम थी, उसमें मेजर जो प्लेयर्स थे वो हमारे सीनियर प्लेयर मेजर प्लेइंग टीम में थे। तो जब वो पास आउट हुए और मैं कैप्टन बना, तो सर मेजर चैलेंज यही था कि ये दोबारा टीम कैसे रिबिल्ड की जाए, क्योंकि मेरे बैच से सिर्फ मैं और एक और ही प्लेयर था जो टीम में थे। तो उसके बाद हमने जूनियर्स को ट्रेन किया, उन्हें तैयार किया, और फिर हमने फाइनल तक हम उद्घोष पर पहुंच पाए थे। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी कि एज अ टीम हम इतना आपस में ग्रो किए और हम फाइनल्स तक पहुंच पाए। में बता पाएंगे क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड सर। हम्म। हाँ सौरभ। हाँ। अ, सर कोवेलेंट बॉन्ड जितना मैं भी याद कर पा रहा हूँ, दो एटम्स के बीच में, सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमर और थर्मोसेट के बारे में के बीच डिफरेंशिएट कर पाएंगे? यस सर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मो सेट के बारे में थोड़ा मुझे जानकारी है। थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में अगर अपना शेप चेंज करते हैं तो दोबारा अपनी शेप रिकवर कर सकते हैं। और जो थर्मोसेट होते हैं वो अगर शेप चेंज करते हैं तो दोबारा अपनी शेप रिकवर नहीं कर सकते। सर ये मुझे जानकारी है। और सर तीसरा जो आपने पूछा उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ सौरभ कि आपने जो है भारूच में नौकरी की है, आरती इंडस्ट्रीज में। तो भारूच को जी सर। पीनट सिटी बोला जाता है, हो सकता है आपको पता हो। इसका कारण जानते हैं? सर सॉरी, मुझे अभी ये पता चला कि पीनट सिटी बोला जाता है, लेकिन सर मैं, अगर आप अनुमति दें तो मैं गेस करना चाहूंगा क्यों बोलते हैं। हाँ, गैस करिए। सर जितनी मुझे जानकारी है, सबसे ज्यादा ग्राउंड नट प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। तो इसलिए हम, मतलब देश का सबसे ज्यादा ग्राउंड नट प्रोडक्शन होता है गुजरात में। और वो भारूच उसमें मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वैसे। साथ ही साथ वहाँ कुछ सॉल्टी पीनट्स भी उगते हैं, इसलिए खास तौर पे उसको जो है एक खास तौर का पीनट वहाँ उगता है, तो इसलिए पीनट सिटी के लिए फेमस है वो, ठीक है। भारूच में जो है ओके, थैंक यू सर। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। आपने देखा होगा पेप्सी की कंपनी है वहाँ पे। और भी जी काफी सर। सारी कंपनीज हैं केमिकल इंडस्ट्रीज की। तो ऐसा क्या कारण है कि जी सर। जी भारूच सर। में केमिकल इंडस्ट्री अट्रैक्ट होती है? सर गुजरात में एक गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन बनाया गया है, जहाँ पे आपको जो बेसिक फैसिलिटीज होती है किसी भी इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए, एनर्जी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये बेहतर वहाँ पे की गई हैं। दूसरा सर है कि एक्सपोर्ट के लिए एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है, क्योंकि वहाँ पे एक दहेज पोर्ट है। वहाँ से आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रॉ मटेरियल का कर सकते हो, तो एक स्ट्रेटजिक लोकेशन होती है। सर यही मैं अभी सोच पा रहा हूँ सर। उसके अलावा जो है वो नर्मदा रिवर के ऊपर लोकेटेड है जी भारूच। सर। तो जी वो सर। जो है जो भी एफ्लुएंट रहते हैं, जो भी आपका वो निकलता है आउटफ्लो, उसको भी जी सर। डिस्पोज करने में आसानी रहती होगी, है ना? आप, मैं देख रहा था सर। आपकी पढ़ाई, स्कूलिंग की जी सर। पढ़ाई जो है जवाहर नवोदय सतना से आपने 8 10 तक किया, उसके बाद 12th के लिए आपने बूंदी चले गए, इसका क्या कारण था?
सर जेई जेई की तैयारी के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, प्राप्त हुई थी कि आप जेई की तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए उनकी कंडीशन थी कि आपको वहाँ लोकेट करना पड़ेगा, रिलोकेट करना पड़ेगा सीतापुरा बूंदी में, राजस्थान में सर। ये कौन सा इंस्टीट्यूट था वो? दक्षिणा फाउंडेशन था, एजुकेशनल ट्रस्ट है सर। तो वहाँ पे अच्छा। रेजोनेंस कोचिंग आती थी पढ़ाने स्कूल में ही हमें सर, वो स्कॉलरशिप बेस ओके। पे था सर। ओके। मैं सौरभ देख पा रहा हूँ कि आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस भी दिया है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर मैथमेटिक्स सर। आप मैथमेटिक्स आपने चूज किया, जबकि केमिकल इंजीनियरिंग शायद आप चूज कर सकते थे। क्यों ऐसा, मैथमेटिक्स क्यों चूज किया आपने? सर उसमें केमिकल इंजीनियरिंग का सर ऑप्शन नहीं होता है सर। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग नहीं ली, ऑप्शनल नहीं रहता। फॉरेस्ट सर्विसेज में होता है सर, लेकिन सिविल सर्विसेज में नहीं सर। ओके ओके ओके। ये जो प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडव है आपके आईआईटी कानपुर में, उनके बारे में कुछ बता पाएंगे? नहीं मतलब यस सर हैं, वो प्रोफेसर हैं, लेकिन हमें उन्होंने नहीं पढ़ाया, तो सर मुझे उनके बारे में कम जानकारी है सर। ओके ओके। अच्छा सिद्धार्थ, मैं देख पा रहा हूँ बाकी सब लोगों की तरह आपने भी सीएसएफ को पहली प्रायोरिटी चूज किया है। जी सर। इसका क्या कारण है? तो सर सी एस एफ चूज करने के मल्टीपल रीजंस हैं। उनमें पहला रीजन है सर कि जो सी एस एफ है वो तो बाकी फोर्सेस की कंपेटिवली ज़्यादा डाइवर्स डोमेन में काम करती है। चाहे वो जियोग्राफिकली हो, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक काम कर रही है, चाहे सेक्टर वाइज हो, प्राइवेट में भी काम कर रही है और गवर्नमेंट में भी। इवन मेट्रो, एटॉमिक स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह काम कर रही है। तो अगर मैं इन जगहों पे काम करता हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा सर। और दूसरा रीज़न है इसमें पब्लिक इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन कंपेरेटिवली ज़्यादा है। और सर तीसरा है कि इसे फोर्स ऑफ द फ्यूचर भी कहा जाता है, जिसका भविष्य में इंपॉर्टेंस बढ़ते ही जाना है। तो अगर मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ तो मेरे लिए ये खुशी की बात होगी सर। अगर सीएसएफ में कभी ऐसा मौका आए कि आपको केमिकल वेपन यूज करना पड़े और इथिक्स अगर नहीं देखा जा रहा है, तो क्या केमिकल वेपन यूज करना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? सर मेरा इसमें ये मत है कि केमिकल वेपन यूज करना इथिकली करेक्ट नहीं है, और इसके लिए कन्वेंशन भी है, इंटरनेशनल कन्वेंशन, जिसको इंडिया ने साइन भी कर रखा है, केमिकल वेपन कन्वेंशन रिलेटेड, जिसमें हम स्टॉक पाइलिंग हमने अपनी 2009 में खत्म की थी केमिकल वेपन्स की। तो ये इंटरनेशनली भी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी नहीं सही होगा और इथिकली भी सही नहीं होगा। लेकिन एज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन तो आपको लगता है ना कि वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, आपकी जानकारी भी उस सब्जेक्ट में रहेगी, आपका एजुकेशन भी यूज हो जाएगा उसमें। अ, सर मैं अंतिम क्षण तक कोशिश यही करूंगा कि हमें उपयोग ना करना पड़े, लेकिन अगर बात हमारे देश की आ जाए और नेशनल इंटरेस्ट की आ जाए तो फिर सोचा जा सकता है। ठीक है, आपने एक वर्ड ईक्यू यूज किया था अपने भरत सर से, जब आप बात कर रहे थे, किसी सवाल का जवाब दे रहे थे। ईक्यू से आप क्या समझते हैं? सर ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट, या उसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है सर। इसमें आप अपनी खुद की जो कमियां हैं या खुद की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानकारी होती है। आपको परिस्थिति की जानकारी होती है, किसी जिससे आपको डील करना है उसकी कमियां, उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट की जानकारी होती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जब आप खुद पे नियंत्रण रखते हैं, अपने एक्शंस पे, अपने थॉट्स पे, अपने बिहेवियर्स पे, तो इसी को ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है सर। सौरभ, आपको नहीं लगता कि अगर आप किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करते या किसी गवर्नमेंट पर्टिकुलरली अपने सेक्टर में काम करते, तो शायद आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी, आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे और ज्यादा खुश रहेंगे, और आप कनेक्टेड अपनी एजुकेशन को यूज कर पाएंगे, बजाय कि आप आर्म फोर्सेज में आ जाएं या इन सर्विसेज में आ जाएं तो? यस सर। मैं मैंने केमिकल ये अपने केमिकल इंडस्ट्री में इसीलिए ज्वाइन किया था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पे खुश रहूंगा, मैंने यहीं से, इसी में बैकग्राउंड है मेरा, तो मैं खुश रहूंगा, मनी वाइज भी अच्छा है। लेकिन सर जब मैं वहाँ पे काम किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मनी ड्राइविंग फोर्स नहीं है मेरे लिए, मैं उतना खुश नहीं रह पा रहा हूँ। उसका जब मैंने और गहन अध्ययन करने की कोशिश की तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ उससे सिर्फ मेरा पर्सनल लेवल पे और कंपनी का ही प्रॉफिट या फायदा हो रहा है, उससे किसी भी तरीके से इस देश के कॉमन मैन पे वैल्यू नहीं ऐड हो रही है, जो चीज़ मुझे परेशान करती थी। इसलिए सर मैंने फिर अंत में छोड़ने का डिसीजन लिया सर।
ठीक है सौरभ, वेरी गुड। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही था। बैक टू भरत सर। थैंक यू। हेलो सौरभ, एम आई ऑडिबल? यस सर। सौरभ, योर इंटरव्यू इज ओवर, नाउ इज द टाइम फॉर फीडबैक। यस। ठीक है, देखो थैंक पहले ना विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ्स। आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं? फर्स्ट यू। ऑफ जी सर। ऑल, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। जी सर। हाँ। सबसे पहले तो ये है कि लैंग्वेज जो है ना, आपने हिंदी ऑप्ट किया है, तो हाँ। हिंदी पे आपका कमांड अच्छा है। आप जी अच्छी सर। हिंदी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश बात कर रहे हैं चाहे बीच बीच में आपने इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज कर दिए। हिंदी पे आपका जी सर। कमांड सही है। एंड कहीं पे जगह पे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आ रही है ना, तो आपके पास जी सर। उसका भी हिंदी अनुवाद, जो हिंदी उसका जो वर्ड होता है ना, वो जी अवेलेबल है। सर। दिस इज गुड थिंग। जी सर। सेकेंड थिंग ये है कि आपका पोस्चर अच्छा है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आप दिख अच्छे रहे हैं। ठीक है, जी आप सर। फ्रेश होकर के एकदम रेडी लग रहा है कि हाँ किसी बंदा कोई बंदा फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जा रहा है। दिस इज जी ऑल सर। गुड। ठीक है, जितने भी सवाल पूछे गए आपसे, ज्यादातर जी सवाल सर। के आपने जवाब देने की कोशिश करी। ठीक है, एंड जी सर। स्पेसिफिकली जहां पर सोचने वाले सवाल थे जो फैक्चुअल से हटकर थे, वहां पर भी जी आपने सर। जवाब देने की कोशिश करी। तो क्योंकि थैंक बिहेवियर वाले क्वेश्चन है, चाहे सोचने वाले सवाल होते हैं ना, वहां पर आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप अपने यू। जी सर। एनालिटिकल सवाल का दिमाग का यूज करेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे। फैक्चुअल में आप जी सर। सॉरी बोल के आगे निकल सकते हैं, जो कि जी आपने। सर। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपके वीकनेसेस की। जी तो सर। सबसे पहले तो ये कि जैसे सुनील सर ने भी कोट किया कि आपका जो जी। हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर वाला एक्टिविटी है ना, वहाँ पे जी सर। सटीक कीवर्ड्स लिखने लिखने होते हैं कि हमें करना क्या है। लेकिन जी आपने वहाँ सर। पे सेंटेंसेस फॉर्म कर रखे हैं, एंड बाय जी एंड सर। लार्ज इट इज लुकिंग लाइक अ फिलोसफिकल डॉक्यूमेंट कि मुझे इससे खुशी मिलती है, इससे अच्छाई मिलती है। जी वो सर। नहीं करना है। बट अभी आपने लिख दिया है ना, जी सर। तो आपको सॉलिड जस्टिफिकेशन विद कीवर्ड्स चाहिए होगा कि क्यों आपने लिखा और किस तरीके से आपको वो हैप्पीनेस मिल रहा है। शेयरिंग हो गया, वर्किंग टुगेदर हो गया, ग्रोइंग टुगेदर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी ये लिख दिया है आपने, तो आपको जी उसको सर। स्टिक बाय करना है। लेकिन आपको जस्टिफिकेशन सॉलिड चाहिए होगा, अच्छा जस्टिफिकेशन चाहिए होगा। ठीक है। सर एक सर जस्टिफिकेशन इस बात का कि मैंने क्या लिखा है या मैंने क्यों लिखा है। हाँ, दोनों ही चीजों का आपसे वो सवाल पूछेंगे ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ हॉबी, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है कि नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो सकती है। और अगर उसके अलावा वो ये नहीं पूछते बल्कि आपसे पूछेंगे कैसे आप इसको परस्यू करते हैं, तो आप उसको कैसे परस्यू करते हैं, व्हाट एक्शन यू आर टेकिंग, तो आपको वो जी बताना सर। पड़ेगा। दिस इज जी सेकेंड सर। थिंग। दूसरा, मुझे आपके अंदर रेडीनेस कम लगा है। ठीक है, आप प्रॉम्प्ट कम है, सवाल पूछा और होमवर्क करके आया हो बच्चा, उसने खट से जवाब दिया, उस चीज की कमी लग रही है मुझे उसके अंदर। मे बी एनर्जी थोड़ी कम है। सेकंड चीज ये है कि केमिकल इंजीनियरिंग के जो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, उनका जी सर। जवाब आपके पास नहीं भी है, तो मे भी मान सकते हैं कि हाँ कोई बात नहीं। लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे गए ना, केमिकल इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है ना, प्लेसमेंट्स में क्या होता है, एंड आप जी अपने जॉब में कैसे उसको यूज करोगे, सीएपीएफ में कैसे यूज करोगे, इसके जवाब आपके पास पॉइंट टू पॉइंट, वन टू थ्री, हर एक सवाल के दो दो तीन तीन लाइन के जवाब होने जी चाहिए। जो कि जी सर। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी, थियोरिटिकल में तो था ही मिसिंग, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी आपका रेडीनेस कम था। चौथा ये है कि जब मैंने आपसे पूछा ना कि इंटरनल सिक्योरिटी के आप बताइए कि क्या टॉप 5 चैलेंजेस हैं इंडिया के, तो सबसे पहले तो ये कि जो आपने चैलेंजेस बताए हैं, वो एक, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती है, चाहे जिस तरीके से आर्म फोर्सेस सोच रही है कि उनके लिए मेन प्रायोरिटी क्या है, लास्ट प्रायोरिटी क्या है, आपका उस ऑर्डर में ही था। दिस इज वन थिंग। सेकेंडली ये कि जब मैंने आपसे पूछा कि जो रिसेंट दिन में इंसिडेंट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, एंड उसके बाद एक तरफ से एलडब्ल्यू ही है, तो इन दोनों के बीच में कौन की डिफरेंस क्या है, एंड कौन सा ज्यादा खतरे वाला है, कौन हमारे लिए ज्यादा एक्शनेबल है। तो जी सर। आपने बोला कि ये बैलेंस होना चाहिए, दोनों इक्वल खतरे के हैं, सही बात है, दोनों इक्वल खतरे के हैं, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट कीवर्ड क्या है उसके अंदर, वो मिसिंग था। क्यों दोनों को इक्वली ट्रीट करना है? एलडब्ल्यू एक लॉन्ग टर्म है, सस्टेनेबल है, बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, एंड वो मीडिया में कम रहता है। ठीक है, लेकिन उसके डेली बेसिस पे इंडिया को हार्म हो रहे होते हैं। ठीक है। जी सर। दूसरा, उसका यूथ रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा है, उसका क्रॉस बॉर्डर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां से लगातार इंसर्जेंसी हो रही है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन आ रहा है, डेवलपमेंटल जी एस्पेक्ट जो है ना कंट्री का, वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वहां पर। ठीक है, और जी सर। हमारे आए दिन हमारे जवान मारे जा रहे हैं। लेकिन जी दूसरी सर। तरफ जो जम्मू एंड कश्मीर का इवेंट हुआ है, वो इस जी तरह की इवेंट्स भी बहुत खराब है। वन टाइम हुआ, इसमें पब्लिक आउटक्राई बहुत ज्यादा है, मीडिया का जी इन्वॉल्वमेंट सर। बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल रिलेशन का एस्पेक्ट वहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ये जो कीवर्ड्स मैंने बताया ना आपको, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट वहाँ पर, इस तरह की चीजें, इंसर्जेंसी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन का ट्रेड, इस तरह के वर्ड्स आपको यूज करने हैं। आपने सिंपल बोला कि जी नहीं, सर। दोनों बराबर की चीजें हैं। ठीक है, बात ठीक। सही है, बराबर का है, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट आपको बताना पड़ेगा।
जी सर, जब थैंक यू। सुनील सर ने आपसे पूछा कि केमिकल वेपन के बारे में कि आप इसको यूज करेंगे, तो आपने मना किया, मना किया, मना किया, देन फाइनली आपने बोला कि एक हद के बाद मैं सोचूंगा इसके बारे में। सर मैंने बोला कि अगर देश की बात आ जाए, अगर अपना इंटरनल इंटरेस्ट मतलब क्यों बोलना है, नेशनल इंटरेस्ट। क्यों बोलना है आपको इस तरह की चीजें? आप देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो भी इस तरह की बात नहीं बोलते, हिंट देते हैं, और उस हिंट का कोई डिराइव्ड मीनिंग इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है। और जब आप 10 साल बाद, 15 साल बाद भी हो जाएंगे ना, तो शायद आपको आप इस वाले पोजीशन में ना हो कि आप केमिकल वेपन के बारे में सोचा सकते, कोई डिसीजन में आप। तो आप ऐसे सवालों के जो जवाब होंगे ना, उसको घुमाइए, डिप्लोमेटिक लेकर के जाइए, लेकिन किसी एक स्टैंड को लेने से बचिए। आप ये बोल दीजिए कि उस समय का जो सिचुएशन होगा, उसके अकॉर्डिंग, उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उस समय जो आपकी टीम बैठेगी, जो स्टेक होल्डर्स होंगे, गवर्नमेंट के लोग होंगे, जो एडवाइजरी होंगे, वो सब मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन लेंगे, विच विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। इस तरह की बात बोल के निकल जानी, ये नहीं बोलेंगे कि मैं सोचूंगा, उस समय देखा जा सकता है। इस तरह की बात मत बोलिए, ठीक है। थोड़ा सा रेडीनेस लेकर के आइए। एनर्जी को आपकी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा और बढ़ाइए। ठीक है, बाकी सब जी कुछ सही चल रहा है आपका, ठीक है। हल्का सा एक कट आपके अंदर एज है, थोड़ा सा कटिंग एज लेकर के आना है, ठीक है। जी नाउ सर। पुनीत सर बताएंगे अपना फीडबैक। सौरभ, जी सर। एम ऑडिबल? यस सर, यस सर। सौरभ, आपकी पर्सनैलिटी बहुत पीसफुल है। आप दिखने में अच्छे हैं, स्मार्ट हैं। थैंक यू आपके सर। सवालों के जवाब देख के लगता है कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अ, आपका यूथ दिखाई देता है कि आप जो है चीजों को समझ रहे हैं, चीजें पढ़ रहे हैं, ये पता लगता है आपकी बातों से। आपकी थैंक यू सर। स्ट्रेंथ एक ये भी लगता है देख के कि आप आईआईटी कानपुर से हैं, तो ये है कि एक मतलब हम टेक्नोक्रेट समझ सकते हैं आपको, कि आप टेक्नोक्रेट सर्विस में आएंगे, ठीक है। जी सर। साथ में ये भी लगता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो शायद ये आपका बैकअप प्लान है जिसमें आप आ रहे हैं अभी। तो ठीक है, जी वो भी सर। कोई दिक्कत नहीं है। पर जी आप सर। वीकनेस आपकी जो है, जैसे आईसीडीएस स्कीम के बारे में आप बात कर सकते थे, जब बात की गई आपकी मदर के बारे में कि वो क्या है। जी सर। जब आंगनवाड़ी के बारे में पूछा गया, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आपको पता होना चाहिए डिटेल में, ठीक है। जी सर। दूसरा, केमिकल वेपन तो भरत सर ने बोल ही दिया कि आपको स्टैंड नहीं लेना था। दूसरा, जब जी सर। आपने बोला कि यूएन कन्वेंशन है उसके पीछे, तो आपने बोला कि तुरंत जैसे ही यूएन कन्वेंशन को हमने रेटिफाई किया है, तो हमको यूज करना वो इलीगल हो जाएगा, ठीक है। तो सर, ये इथिकल तो ठीक है। मैंने कहा था कि इथिकल वो टॉपिक अगर आप छोड़ दीजिए इथिक्स को थोड़ी देर के लिए, तो आप बोलेंगे कि सर इलीगल होगा उसको यूज करना। दूसरा, आपको पता है कि आप हम लोगों ने अपने स्टॉक पाइल अगर खत्म कर दिए तो हमारी फिजिकल अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी, ठीक है। पर जी सर। बात आती है कि फिर भाई आप केमिकल इंजीनियर हैं तो आप बना सकते हैं, तो बोलना सर कि इलीगल जो चीज है वो मैं करने से बचूंगा, और मतलब नहीं करूंगा सर्विसेज में रहते हुए, ठीक है। उसके जी सर। अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में जो आपने लिखा हुआ है वो ठीक है, अब आपने लिख दिया है, उसको कैसे सपोर्ट करना है, उसके साथ एक्टिविटी एडजस्ट करिए, उसको उसको स्पेसिफाई करने की बात करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन जो हम नहीं पूछा आपको मैंने, ठीक है, ये शायद जो मैंने पहले बोल भी चुका हूँ, उसको तैयार करिए, करके रखिएगा आप। सीआईएसएफ आफ्टर आईआईटी कानपुर, ठीक है। कि आईआईटी जी सर। कानपुर के बाद आप सीआईएसएफ को चूज करना चाहते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल लेवल पे ये है कि टेक्नोलॉजिकल फोर्स चाहे जितनी भी हो, आपको ग्राउंड लेवल पे बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना पड़ेगा। जी बहुत सर। ज्यादा जो है रेगुलर मोनोटोनस जैसा जॉब होने वाला है, तो फिर उसका एक जवाब सोच के रखना है। बाकी जी सर। वोकैब आपको और इंक्रीज, मतलब और थोड़ा प्रोफेशनल और फॉर्मल करनी है, ठीक है। थोड़ा जी सर। इनफॉर्मल आप कहीं कहीं हो रहे थे। जी न्यूज़पेपर सर। पढ़ना है आपको, ठीक है। जी सर। और बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।